कुछ ऐसा हो गया डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 फिनाले में जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके साथ साथ ये फिनाले परफेक्टली सेटअप कर रहा है एक आने वाली एमसीयू मूवी को, जहां ये कंफर्म हो चुका है कि अपना डेयरडेविल उस मूवी में होने वाला है। तो आइए इस ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि मैट और कैरन पन्ना नाम के एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ये सीन वर्क करता है एक बुकएंड की तरह, जहां शुरुआत के सीन का कंटेक्स्ट हमें समझ में आता है एंड में। वहीं एपिसोड 7 के एंड में मैट को जो राइट थाई पर गोली लगी थी, जेसिका जोन्स उसकी मरहम पट्टी करती हुई दिखती है इस एपिसोड में। और इधर सिटी हॉल में बक विल्सन फिस्क से मिलता है और उसे देखते ही फिस्क समझ जाता है कि बक ने डैनियल को मार डाला है। अब इस सीन में बक और फिस्क दोनों के चेहरे पर ग्रीफ नजर आता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि बक और फिस्क दोनों ही डैनियल पर कितना भरोसा दिखाते थे। बक उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था और फिस्क बिलीव करता था कि डैनियल एक दिन उसका सक्सेसर बनेगा, पर उसके बाद फिस्क एक पेपर बक को देता है। अब ये अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं बताना चाहूंगा कि वो पेपर कोर्ट का समन ऑर्डर था, जो कि मैट ने फिस्क को भिजवाया था और उस ऑर्डर के तहत ही फिस्क को एज अ विटनेस और एविडेंस कोर्ट में बुलाया जा रहा था। और फिस्क के बिना कुछ कहे बक कहता है कि वो सारे इंतजाम करवा के रखेगा। इधर कोर्ट में मैट एंटर करता है और तब अटॉर्नी हॉकबर्ग हेदर के थ्रू कोर्ट में प्रूव कर रहा होता है कि विजिलेंटीज और उससे जुड़े लोग एक्चुअली में सोशियोपैथ होते हैं, जो कि अपनी पर्सनैलिटी फेक करते हैं और उनका मास्क एक्चुअली उनका असली चेहरा होता है। अब विजिलेंटीज के ऊपर ये फिलॉसफी कॉमिक्स की दुनिया में बहुत पुरानी है और डेयरडेविल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मैट मुर्डॉक कानून का रखवाला, एक लॉयर, एक ऊपर वाले में मानने वाला, पर वो खुद क्राइम से लड़ने के लिए एक डेविल का मास्क पहनता है। वहीं जोकर भी हमेशा मानता था कि ब्रूस वेन एक नकाब है, बैटमैन असली चेहरा है। तो ये आइडेंटिटी वर्सेस मास्क की फिलॉसफी बड़ी ही पुरानी है। बस इसका एक एक्सेप्शन है और वो है फ्रैंक कासल। फ्रैंक कासल मानता है कि लोग देखें कि वो कौन है, उसके दुश्मन उसका चेहरा याद रखें, क्योंकि ये चेहरा है रिवेंज और रेट्रिब्यूशन का। और तभी मैकडफी डॉक्टर हेदर से इशारों में पूछती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग एक डॉक्टर या एक प्रोफेशनल का मास्क लगाते हों जबकि अंदर से वो कुछ और हो। वहीं ट्रायल के दौरान हम देख रहे होते हैं कि एक दूसरी बिल्डिंग में एवीटीएफ वालों की कड़ी पहरेदारी है और बुलजाई जैसा दिखने वाला एक शख्स एक स्नाइपर राइफल इंस्टॉल कर रहा है, जो कि पॉइंटेड है ठीक कोर्ट की तरफ। और तभी मैट फिस्क को एज कोर्ट विटनेस बुलाता है। वहीं जब कोर्ट में फिस्क मैट के सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहा होता है, तभी दूसरी बिल्डिंग में असली बुलजाई की एंट्री होती है और वो एक एक करके सारे एवीटीएफ वालों को मार डालता है और एक ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट की फाइट शुरू होती है, जहां असली बुलजाई नकली बुलजाई को आराम से मार डालता है और खुद स्नाइपर टेक ओवर कर लेता है। अब कोर्ट में फिस्क इतना घुमा के आंसर इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे लगता है कि मैट उसे बहुत ज्यादा कॉर्नर नहीं करने जाएगा, क्योंकि फिस्क उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकता है। पर फिस्क का अनुमान गलत निकलता है और मैट फिस्क और उसके बुरे कामों को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। और तभी फिस्क ओपनली फुसफुसाते हुए मैट को धमकी भी देता है। पर वहीं जज भी मैट को नॉर्दर्न स्टार के क्रूमेट क्रिस्टोफ सावा का वीडियो एविडेंस चलाने की मंजूरी दे देती है। अब बाय लॉ किसी भी वीडियो एविडेंस की वैलिडिटी और लेजिटिमेसी के लिए उस विटनेस का इन पर्सन कोर्ट रूम में मौजूद होना जरूरी होता है, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि उससे वो बयान जोर जबरदस्ती में तो नहीं लिया गया हो। और चूंकि सावा मौजूद नहीं है एज पर रूल, फिर उस इंसान का होना वहां जरूरी है जो कि उस एविडेंस में नेम था, और वो है डेयरडेविल। अब ऐसा होते ही फिस्क हैरान हो जाता है कि उसे हराने के लिए क्या मैट इस लेवल का पागलपन करेगा कि वो खुद को एक्सपोज कर दे। और फिर वो होता है जो किसी भी सुपर हीरो स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। मैट फिस्क की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वही डेयरडेविल है, और ये डिक्लेरेशन फिस्क के ताबूत की आखिरी कील साबित होती है। और वो टेस्टिफाई करता है कि फिस्क पर लगने वाले सारे इल्जाम सही है, और चूंकि ये जुडिशरी सेटअप करी गई थी सेफर स्ट्रीट्स लॉ को एनफोर्स करने के लिए, पर सही मायने में ये प्रूव हो चुका है कि सेफर स्ट्रीट लॉ फिस्क अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहा था। तो इस वजह से इस कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है इस केस को हैंडल करने का, और कैरन पेज को रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट से बाहर आते ही गवर्नर फिस्क को बताती है कि उसके ऊपर सारे चार्जेस फाइल कर दिए गए हैं। अब फिस्क इस एक्शन को रिफ्यूट करने की कोशिश तो करता है, पर गवर्नर बताती है कि उसने उस असैसिन को डिटेन करवा लिया है जो एपिसोड 7 में गवर्नर को मारने आया था, और बुलजाई ने उसे रोक दिया था। तो अब फिस्क चारों तरफ से फ्रेम हो चुका होता है। अब जब सारी पार्टीज फ्रंट गेट के पास आते हैं, तब ऑफिसर पावेल ऑर्डर देता है कि मैट को शूट कर दिया जाए, और बुलजाई बताता है कि मैं वो नहीं हूँ लाडले।
अब इस सीन में मैट चिल्लाता है कि यू डोंट हैव टू डू दैट। अब मैट ने ये एक्चुअली बुलजाई से कहा था, तो इस सीन का पूरा कंटेक्स्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो फिस्क और बक का ये प्लान था कि वो कोर्ट जाएंगे और ट्राई करेंगे कि इस केस को जितना टाला जा सके। उस वजह से आज फैसला नहीं होगा, क्योंकि मैट कभी खुद की आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करेगा। और जब वो सब कोर्ट से बाहर आएंगे तब उनका तैनात किया हुआ फेक बुलजाई अपने स्नाइपर से मैट को मार डालेगा और फिर ये केस फिस्क आसानी से फ्यूचर में जीत जाएगा। ये दिखाकर कि एक बुलजाई नाम के विजिलेंटी ने मैट मुर्डॉक जैसे लॉयर को मार डाला, पर फिस्क की बाजी उल्टी पड़ गई क्योंकि केस मैट जीत चुका है। पर स्नाइपर पर तो असली बुलजाई खड़ा है और बुलजाई को किसी ने बताया नहीं कि केस का रुख मुड़ चुका है। पावेल ने ऑर्डर तो दिया, पर वो समझ गया कि अब मैट की नहीं बल्कि फिस्क की जान खतरे में है। वही मैट ने पावेल के इंटरकॉम के थ्रू बुलजाई से कहा कि गोली मत चलाना, क्योंकि मैट ऑलरेडी फिस्क को हरा चुका है और किसी भी वक्त फिस्क पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। और अगर इस वक्त बुलजाई ने गोली चला दी तो पूरा मामला केओटिक हो जाएगा। पर मामला केओटिक हो चुका था, क्योंकि बुलजाई गोली चला चुका था और गोली लगी बक को। इसलिए थैनोस ने कहा था कि ऑलवेज गो फॉर द हेड। पेट पर कौन गोली चलाता है भाई। अब भले ही मामला बिगड़ गया हो, पर अब फिस्क के प्लान का फेज 2 शुरू होता है, जहां वो डिक्लेयर करवाता है कि विजिलेंटीज और उसके सपोर्टर्स ने कोर्ट पर अटैक किया था और उनकी वजह से कोर्ट को सीज किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि उसने खुद एवीटीएफ के द्वारा कोर्ट को सीज करवाया है। अब फिस्क यहाँ पर स्मार्ट मूव ये करता है कि वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू ये डिक्लेयर करवाता है कि जो भी विजिलेंटीज के सपोर्टर्स हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। और इधर गवर्नर डिसाइड करती है कि वो नेशनल गार्ड्स को यहाँ समन करना चाहेगी। अब गवर्नर के इस डिसीजन को मैट और कैरन मिलकर रोक देते हैं, क्योंकि अगर नेशनल गार्ड्स यहाँ आए तो पब्लिक को ये लगेगा कि नेशनल गार्ड्स भी विजिलेंटीज की साइड पर हैं और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जस्टिस सामने आना और मुश्किल हो जाएगा। और तभी बीबी का ब्रॉडकास्ट आता है, जहां वो फाइनली अपनी असली आवाज में सामने आती है और लोगों को राइल अप करती है कि उन्हें फिस्क और उसके एवीटीएफ के अगेंस्ट उठना चाहिए। और धीरे धीरे सारे शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर कोर्ट के अंदर फिस्क एवीटीएफ वालों से कहता है कि तुम्हारे पास 2 काम हैं, पहला भीड़ को भगाओ और दूसरा मैट और उसके दोस्तों को कोर्ट से जिंदा बाहर नहीं जाने देना। इधर कोर्ट रूम में शीला फिस्क के पास आती है और उसे बताती है कि अटॉर्नी जनरल के पास एक ऑफर है, और फिस्क उसे सुनने से मना कर देता है। कोर्ट के बाहर एंजेला सामने आकर हेक्टर अयाला का सच बताती है और कोल उनकी बातों पर विश्वास करते हुए पावल को नॉकआउट कर देता है और सारे प्रोटेस्टर्स को कोर्ट में अलाउ कर देता है। इधर कोर्ट में हेदर अपने अंदर के म्यूज को रोक नहीं पाती और वो जाकर हॉकबर्ग का विंड पाइप क्रश करके उसे मार डालती है और मैट और जेसिका एवीटीएफ पर टूट पड़ते हैं। शीला अटॉर्नी जनरल से बात करती है और उसका ऑफर सुनती है और फिस्क को बताती है कि अटॉर्नी जनरल उस पर केस नहीं चलाएगा अगर फिस्क अपनी सीट से रिजाइन करके सब कुछ छोड़कर चला जाए। और फिर शुरू होता है डेयरडेविल सीरीज का आइकॉनिक ट्रेडमार्क कॉरिडोर फाइट सीन, जहां मैट और फिस्क दोनों ही कॉरिडोर में लड़ रहे होते हैं। इधर आमने सामने आने के बाद सारे लोग फिस्क पर चार्ज कर देते हैं और मैट फिस्क को समझाता है कि उसे अटॉर्नी जनरल का ऑफर मान लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किंगपिन इस सिटी से गया तो फिर इस सिटी को डेयरडेविल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह डेयरडेविल और किंगपिन की जंग में कोई नहीं जीता, बल्कि दोनों ही हार चुके हैं। पर इस हार से हमेशा के लिए दुश्मनी और ये वॉर रुक जाएगी और इस शहर की भलाई ही होगी, जैसा दोनों ही चाहते हैं। फिस्क के सरेंडर के बाद न्यूयॉर्क वापस शांत हो गया है और हमें एपिसोड की शुरुआत वाला इंडियन रेस्टोरेंट सीन दोबारा दिखता है। मैं बस चाहूंगा कि अपने मैट ने जेल जाने से पहले एक बार छोले भटूरे जरूर ऑर्डर किया हो। तो अब मैट फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने ऊपर लगे हुए विजिलेंटी क्राइम चार्जेस को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर जेसिका के घर पर ल्यूक केज वापस लौट आता है और हमें एमसीयू में पहली बार ल्यूक केज का अपीयरेंस मिलता है। वहीं बुलेटिन में बीबी को जॉब मिल जाती है, जहां उसका बॉस वही है जो कि उसके अंकल बेन यूरिक का बॉस हुआ करता था। और हम देखते हैं कि अब सभी लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर रहे हैं और जेसिका और ल्यूक भी अब साथ आ चुके हैं और चार्ल्स ल्यूक को छोड़कर अब पॉइंटडेक्स्टर को अपॉइंट कर चुका है अपने और सीआईए के घिनौने कामों के लिए। तो देखा जाए तो इन फ्यूचर अगर हमें न्यू एवेंजर्स की टीम में बुलजाई दिख जाए तो हैरान मत होना। इधर जेल में हमें दिखता है कि मैट के साथ साथ सारे एवीटीएफ वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और सब एक ही जेल में मौजूद हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हेदर फाइनली अपने म्यूज वाली पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर चुकी है, जहां उसकी नई जिंदगी अब एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक साइकोपैथ क्रिमिनल की तरह शुरू होने वाली है। और हमें आखिरी शॉट मिलता है फिस्क और मैट का, जो कि जानते हैं कि ये किस्सा अब खत्म हो चुका है, या फिर आपको लगता है कि क्या ये किस्सा सच में खत्म हो चुका है?
पर मैट के जेल में जाने की वजह से मेरे मन में सवाल है कि आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी एक जेल की फाइट सीन है और जेल ब्रेक सीन भी। तो क्या उस जेल ब्रेक सीन में पीटर और फ्रैंक मैट को भी आजाद करवाएंगे, क्योंकि ये सीजन 2 मैट के अरेस्ट होने के साथ खत्म हुआ है और अगला प्रोजेक्ट ब्रांड न्यू डे है। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 फिनाले का। टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ ट्विस्ट तो थे, पर जितनी मुंडियां फिस्क ने तोड़ी उसके बाद उसे जाने कैसे दिया गया। प्लस सीजन 3 आ रहा है नेक्स्ट ईयर, जहां उससे पहले हमें एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा सीजन 3 में, क्या उसके इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे से पहले के होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आपको कैसा लगा। क्या ये अप टू द मार्क था या मार्वल को और मेहनत करने की जरूरत है। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।